बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब खैरियत से हैं। आप सब वाकिफ़ हैं कि हम उर्दू 11वीं में इस वक्त होते हैं। हमारी जो जमात हो रही होती है वो उर्दू 11वीं है। मैं आप सबकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर, और हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो है हमारी दरसी किताब का चौथा सबक, जो एक अफसाना है। आप सब इसके उन्वान से वाकिफ़ हैं। नया कानून इसका उन्वान है, और हमने इसके पहले 3 हासिलात ताल्लुम जो है उनको मुकम्मल कर लिया है। ठीक है जी। नया कानून और ये अफसाना है, यानी सिन्फ़े अदब में इसको हम अफसाना कहते हैं। ठीक है जी। आज हमने जिस सलाहियत पे काम करना है वो है पढ़ना से मुताल्लिक। चौथे सबक को आज हम इंशाल्लाह चौथे हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं, और आज के हासिलात ताल्लुम है हमारे इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लबो लहजे, उतार चढ़ाव और ज़रूरत के मुताबिक तासुर के साथ पढ़ सकें। एक चीज़ है हमारे पास दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, उसका लबो लहजा, उसका उतार चढ़ाव और उसका तासुर। हमने इन 4 चीज़ों की मशक करनी है। दूसरा हासिल ताल्लुम है हमारा इबारत पढ़ते हुए तमाम अलामाते औकाफ का लिहाज रख सकें, यानी जहाँ पे जो अलामते औकाफ इस्तेमाल हुई है हम उसके मुताबिक जहाँ पे ठहरना है, कम ठहरना है, ज़्यादा ठहरना है, ख़त्म करना है, सवालिया हमारे पास निशान है तो उस पर जिस तरह का पढ़ने का अंदाज हो, बयानिया अगर है, तफसीलिया है तो हमने वहाँ पे किस तरह से पढ़ना है, हमने इसके मुताबिक अपनी ख्वानदगी करनी है या सबक को पढ़ना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इबारत लिखी है। आप में से किसी बच्चे ने इसको मुझे पढ़ के सुनाना है। सुमीत, आप पढ़ेंगे इसको? हम इसे बात पढ़ रही थी, बस का ही तो साल से अक्सर कैफियत हल्की बात मुझे न नफरत सी होने लगती है। कहते हैं कि बारिश हो तो पानी मकानों की छत पर, लेकिन बात तो ऐसे ही रह जाती है। इससे ठीक है जी। अच्छा जी, अब जमीत ने इसको पढ़ा, मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ। इस दिन शाम ही से फुहार पड़ रही थी और मुझे बस खामखा ही तो उलझन हो रही थी। इधर चंद साल से अक्सर मेरी ये कैफियत रहती, घुटी घुटी दबी दबी बेजारी और उलझन सी। इस पर शाम ही से वो हल्की हल्की फुहार, मुझे ना जाने क्यों हल्की हल्की दबी दबी कैफियतों से नफरत सी होने लगती है। कहते हैं कि छमाछम बारिश हो तो सारा पानी मकानों की छतों से नदी नाले की तरह बहकर निकल जाता है, लेकिन ये हल्की हल्की फुहार तो ऐसे गजब की होती है कि नए नए मकान भी ढह जाते हैं इसमें। हाँ जी, तो कैसा लगा सुन के? क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, जमीत ने भी इसी तरह से पढ़ा। आपको हम लोगों ने जो पढ़ा, बल्कि रयान आप भी एक दफ़ा इस इबारत को पढ़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इस दिन शाम ही से फुहार पड़ रही थी और मुझे बस खामखा ही तो उलझन हो रही थी। इधर चंद साल से अक्सर मेरी यही कैफियत रहती, खटी खटी दबी दबी बेजारी और उलझन से ऐसी। उस पर शाम ही से वो हल्की हल्की फुहार, मुझे ना जाने क्यों हल्की हल्की दबी दबी कैफियतों से नफरत से सी होने लगती है। कहते हैं कि छमाछम बारिश हो तो सारा पानी मकानों की छतों से नदी नाले की तरह बहकर निकल जाता है, लेकिन लेकिन ये हल्की हल्की फुहार तो ऐसे गजब की होती है कि नए नए मकान ही ढह जाते हैं। बस।
मैम केवल ये इबारत ज़्यादा आसानी से करी गई है। ये इबारत ज़्यादा आसानी से पढ़ी गई क्योंकि इसमें मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल हुई जिनके मुताबिक हमने इसकी खानदगी की। जैसे जहां पे हमने देखा कि खत्मा की अलामत है, जहां पे अलामत खत्मा है तो वहां पे मैंने इसको रोका, मैं रुकी। और जहां पे हमने देखा कि हमारे पास ये कौमा की अलामत है तो वहां पे मैंने जितना थोड़ा सा ठहरना था उतना सा ठहरी, है ना। और जहां पे मुझे ये था कि अभी ये बात जारी है, आगे चलती रहेगी, हमने इस पे थोड़ा गहरा सांस लेना है, थोड़ा सा ठहराव देना है, तो मैं वहां पे भी उसी तरह से मैंने पढ़ा। तो पढ़ने के दौरान में अलामात औकाफ जो है, ये जैसे हमने इसमें सक्ता की अलामत को भी बहुत वाज़े पढ़ा, ठीक है, खत्मा को पढ़ा, फिर ये जो अलामत है जारी रहने की इसको पढ़ा और इसके मुताबिक इबारत को पढ़ा। तो ये हमारी किसी भी चीज़ को, इबारत को पढ़ने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए, उसके फहम के लिए, उसको समझने के लिए इन अलामात का होना और इनके मुताबिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने रयान थोड़ी सी देर से चूंकि क्लास में आप आए, तो जब पहली दफ़ा मैंने इस इबारत को पढ़ा था जो ये मेरे पास लिखी हुई थी, तो ये आपने देखे कि बगैर अलामात के है। तो मैंने इसको एक ही रवानी में पढ़ा। उससे क्या हुआ कि ना तो सुनने वाले को समझ में आया और ना मैंने इसको चूंकि रवानी से पढ़ा तो मुझे इसका मफहूम और मकसद भी नहीं समझ आया। तो अलामात औकाफ हमारा एक हासिल ताल्लुम है जिसका मकसद ये है कि हम उन अलामात के इस्तेमाल से वाकिफ होने के साथ साथ उन अलामात के मुताबिक अपनी इबारत को पढ़ें ताकि हमें बेहतर अंदाज में मफहूम समझ में आ सके और हम उसके मुताबिक फैसला कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने आज जो दूसरा हासिल ताल्लुम है, जैसा कि कल, बल्कि जिस दिन हमने सबक का आगाज़ किया था तो आपको याद होगा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हम जिस दिन अपने इसके पढ़ने के हासिलात ताल्लुम करेंगे तो उस दिन हम इस मुकम्मल सबक को पढ़ेंगे। तो आज मेरा यही इरादा है कि हम इसकी ख्वानगी करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये सबक है क्या, मंटो ने इस अफसाने में लिखा क्या और इसका मकसद क्या था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मंटो का अफसाना है, सादत हसन मंटो का। उन्वान इसका नया कानून है और ये एक तंजिया और हकीकत पसंदाना अंदाज में नए कानून के नफाज की हकीकत को बयान करता है। आपको इसमें बहुत से तंजिया जुमले नजर आएंगे और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हकीकत पसंदी पे मबनी होंगी। इस अफसाने का मरकजी किरदार मंगू है जो पेशे के लिहाज से कोचवान है, यानी वो बग्गी या घोड़ा या अपना तांगा चलाता है, और वो एक आम और सादा आदमी है जो नए कानून से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करता है। जब नया कानून नाफिज होता है तो मंगू को एहसास होता है कि इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला और वही जुल्म और नाइंसाफी जारी है। और ये क़याम पाकिस्तान से पहले का अफसाना लिखा हुआ है इसमें, इसलिए उस तरह के जो वाक़यात है जब बरे सगीर में अंग्रेज काबिज थे तो उस वक्त के हालात इसमें बयान किए गए हैं। हम लोग इसकी आज ख्वानदगी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला जो आप आयमा और अयान, आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए। पहला इक्तबास मैं पढ़ूंगी और इसके बाद अगले इक्तबासात में आप लोगों से पढ़वाऊंगी। पढ़ाई के दौरान में हमने जिस चीज़ को मद्देनजर रखना है या जिसके मुताबिक हमने आज ख्वानगी करनी है वो ये होगी कि हम तमाम अलामात का इस्तेमाल उसी तरह से करेंगे कि जैसे वो बयान की गई। ठीक है जी। तो हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम इस तरह से आज मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा जी, मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशगोई की थी। देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। आयमा, इसके आगे आप पढ़े बेटे। आयमा जका। जब गामा चौधरी ने इससे ये पूछा था कि जब गामा चौधरी ने इससे ये पूछा था कि स्टेशन कहाँ वाक़ है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मनामत से जवाब दिया था, वालियत में और कहाँ। स्पेन की जंग
छिड़ी और जब हर शख्स ये अल्फाज हैं आपके पास, ठीक है जी। स्पेन अपने की स्पेन की जंग छिड़ी और हर शख्स को पता चल गया, तो स्पेन के अड्डे में जितने को जवान हक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में हुक्का, उस्ताद मंगू की हुक्का है बेटा। बड़ाई का एतराफ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू इस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। आगे भी पढ़ो। जी जी, पढ़ती जाइए पढ़ती जाइए। इस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो इसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था। हके का दौर चलते चलते जब हुक्के का, हिंदू आयमा आयमा बेटा, इसको हुक्का पढ़े और हुक्के पढ़े। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़े मुफक्कराना लहजे में कहा, ये किसी पीर की बदुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरी चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने जादू कर ये बदवा दी थी हम्म जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है हिंदुस्तान पर फसाद होते रहे हैं। ये कहकर इसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई टली वाला आ जाएगा। पढ़ते जाए बेटा। या वो वाला जिसकी बाबत में मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं यही कहना भूल ही गया कि पीर ने ये बदवा भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू और अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म उठाते हैं। मगर इससे तनफर किस सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे इसे बहुत सताया करते थे। वो इसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा इसे इनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे से सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मुतली आ जाती मतली 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 कैद, आ जाती हाँ जिसे ना कैद भी कहते हैं। मालूम जी कैद जिसको कहते हैं ना, वॉमिट हो जाना, कै आ जाना, उसको मतली कहते हैं, दिल घबराता है जब। ठीक है। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि इनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झुर्री गुल गुल कर झड़ गई हो गल गल कर गल गल कर झड़ गई हो। जब किसी शराबी गोरे से इसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन इसकी तबीयत मुकद्दर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर हल मार कर अड्डे सिगरेट पीते या हुक्के के कश लगाते
हुए इस घोड़े की को जी भर कर सुनाया करता। ठीक ये है, ठीक मोटी है। गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पड़ी पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, अब धर्म के मालिक ही बन गए हैं। ठीक है, ठीक है आयमा। नाक में दम कर रखा है इन हिंद इन बंदरों के औलाद ने। यूरोप का ठीक है आयमा, आयमा। ठीक है बेटे। रयान। उस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल शक्ल देखते हो ना तुम उसकी जैसे कोर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मुर्दार, एक ठप्पे की मार और गटपट यूं बुक रहता रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आई के मजमून की खोपड़ी के पर से पुर्जे, पुर्जे के उड़ा दो। पुर्जे हम्म। उड़ा उड़ा दूं, लेकिन इस उड़ा दो। ख्याल से टहल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हद तक है। ये अपनी हद कहते तक। कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बर बनाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाड साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ, रगों में खून फूलने लग जाता है। कोई नया कानून और नवाज बने तो इन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम जान में जान आएगी। जी जी, पढ़े रयान। रयान। और जब एक रोज उस्ताद मकबू ने कचहरी से अपने अपने तांगे पर दो सवारियां लादे और इनकी इनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का नफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। दो माहवारी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुताबिक अपने आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि पहले अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा या हर चीज बदल जाएगी। हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है। कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मारवारियों की बातचीत इस उस्ताद मकबू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर इस रोज बार बार पीछे मुड़ कर मुड़ मारा कर। वारियों की तरफ देखता और अपनी भरी हुई पूंछों के बाल एक एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे ऊंचे करके घोड़े के पीठ पर बागे ढहल करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा, जरा हुआ से बातें करके दिखा। हवा से, जरा हवा से बातें करते। मारवाड़ियों को इनके ठिकाने पहुंचा कर उसने उसने अनारकली में दिनों हलवाई की दुकान पर आज से रही की लस्सी पी कर एक बड़ी दुकानी और मूंछों को मुंह में दबा कर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हद 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 तेरी ऐसी तैसी। हम्म। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो वो खिलाफ मामूर उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक गजब और गरीब तूफान बर्पा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आधे ठीक घंटे तक वो ठीक है चाबुक रयान। बगल में दबाए। ठीक है बेटा। जितना आपने तकरीबन निस्फ सबक, निस्फ से भी थोड़ा सा ये कम है जो आज हमने इसकी ख्वानदगी की, चूँकि हमारी क्लास इस वक्त कम होती है, सिर्फ 30 मिनट की होती है, उसमें से भी
आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो अभी हम इसको करेंगे क्योंकि 3 मिनट रह गए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ले लूँगी, ठीक है। आपने, आयमा ने, ज़मीत ने, आप लोगों ने इस सबक को मुकम्मल करना है और किस तरह से पढ़ना है कि आपने इसके जो अलामात औकाफ हैं उनके मुताबिक पढ़ना है। कुछ आप लोगों की जो अदाई की गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त कर लीजिए। जैसे हवा, इसमें एक लफ्ज़ था रयान, वो उसका घोड़ा जो है वो हवा से बातें करने लगा। इसी तरह से इसमें एक लफ्ज़ है रगों, उसकी रगों में खून दौड़ने लगा, या उसकी रगों में, आपने ऐसा एक जुमला पढ़ा जिसमें वो था, ठीक है। आप लोग अपने तलफ़्फ़ुज़ पर और अपनी अदाई पे आज इस पे काम करेंगे। आज आपने दोनों ने इस सबक को मुकम्मल करना है, ठीक है। हो सकता है कल मैं आपसे दोबारा इसमें से कोई एक इक़्तिबास सुनूं और उसको आपने अच्छे से करना है। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों के लिए अगर आप लोगों के पास कैंटब की किताब है तो उसमें ये इक़्तिबास मौजूद है, अगर नहीं है तो आप इस इक़्तिबास को देख लीजिएगा। ये मैंने इशफाक अहमद के एक अफसाने स्टील मार्ट से, अशरफ स्टील मार्ट से लिया है, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, ये अफसानवी इक़्तिबास है। इसको मैं आपको पढ़ के अभी सुनाऊंगी कि हमने किस तरह से, अफसाना क्या होता है और उसको पढ़ने का अंदाज क्या होता है, और उसमें अलामात औकाफ अगर आ जाएं तो उनको हम किस तरह से अदा करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो जनाब, मैं आपको अपने साथ दादा दरबार के पीछे ये दिखाने के लिए लाया था कि यहाँ लोहे की जिस दुकान अशरफ स्टील मार्ट के सामने सेली ज़मीन पर एक मंगता बैठा रहता है और इसके सामने डालडे के टीन में इसकी दिन भर की याफ्त होती है। ये वही अशरफ है जिसने अपने थ्योरेटिकल फिजिक्स के थीसिस में बाद में PhD कर ली थी और जिसके प्लूटोनियम ईंधन के मेथड को बुनियादी तौर पर अब भी सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये अशरफ सारा दिन इस गीली सेली और नमनाक मिट्टी पर बैठा सामने के साइन बोर्ड को टिक-टिकी बांध कर देखता रहता है, जहां लफ्ज़ अशरफ इसको बेहद मानूस नजर आता है। बात यह है कि जब न्यूरोसर्जन ने इसके दिमाग में यादाश्त के हिस्से को लेजर से जलाया था तो मेमोरी का एक सेल खाकस्तर होने से रह गया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आयमा और रयान, ये एक बहुत दिलचस्प अफसाना है, मुख्तसर है, आप इसको आधे घंटे से भी कम वक्त में पढ़ लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इसके अफसाना निगार है इशफाक अहमद साहब और अफसाने का नाम है अशरफ स्टील मार्ट। आपने इस अफसाने को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है जी, ये आपने करना है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे आज अफसाने इसलिए निकाले कि जब हम इस सबक की इब्तिदा कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सादत हसन मंटो के 4 अफसाने मैंने आपको बताए थे कि आप उनको पढ़ लें, हम किसी दिन अपनी जमात में उस पर बात करेंगे। तो मेरा इरादा था कि हम उस पर बात करें, लेकिन आप लोगों की तरफ से चूंकि कोई इतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आज आपने ये अशरफ स्टील मार्ट जो है इसको भी पढ़ना है, ये इशफाक अहमद साहब का है, और अपना सबक मुकम्मल करें। आधा तो हमने कर लिया, ठीक है जी। इसके बाद सादत हसन मंटो का एक मारूफ अफसाना है, उस दिन भी मैंने इसका हवाला आपको दिया था, यह है टोबा टेक सिंह। इसका इब्तदाई हिस्सा मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया ताकि आपको आसानी रहे इसको तलाश करने में। इसको आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ पढ़कर अपने घर में किसी को भी जो भी मौजूद है उनको सुनाएं और मुकम्मल अफसाना इंटरनेट की मदद से तलाश करना है, ठीक है। आप ज़ाहिर अभी घर में करेंगे तो इंटरनेट से तलाश करके पढ़ें, और घर में अगर आपकी बहन है, अम्मी है, अब्बू है, कोई भी, तो उनको ये सुनाएं, ठीक है। सुनाने के दौरान में किस चीज़ का ख्याल रखेंगे, तलफ़्फ़ुज़ का और लबो लहजे का, ठीक है। अच्छा जी, अफसाने का इब्तदाई हिस्सा कुछ इस तरह से है। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई, वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। आपने इन दोनों अफसानों को आज मुकम्मल करना है। ये बहुत दिलचस्प अफसाने हैं, सीखने की चीज़ें हैं, आपकी पढ़ने की रफ्तार, और अभी मैं जैसे सुन रही थी कि आप दोनों को पढ़ने की आप
को मश्क की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि आप लोगों की रफ्तार बेहतर हो, आपको तलफ़ुज़ से आगाही हो, आप लफ्ज़ों के अदा करने से वाकिफ़ हो, वाक़फ़ियत हासिल करें, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ जो है उसमें इजाफ़ा हो। तो इन तमाम वजूहात को अपने पेश नज़र रखिए, और ये जो 2 अफ़साने जिनके इब्तदाई हिस्से मैंने आपको दिए हैं, इनको आज आपने पढ़ना है। कल इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, फिर हम अपने अगले असलात ताल्लुम पे जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।